हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने टोटल 3 चैप्टर कवर किए हैं सीबीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब बेसिकली फूड सिक्योरिटी क्या होता है और क्यों किया जाता है। बेसिकली वो लोग जो फूड के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, है ना, यानी कि इन टर्म्स ऑफ लाइक उनके पास प्रॉपर खाना नहीं होता है खाने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी जो है बनाई गई है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जाकर वॉच और लाइक कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्या होता है, व्हाई इट रिक्वायर्स, गवर्नमेंट का क्या रोल है और गवर्नमेंट किस तरीके से फूड सिक्योर करती है। नंबर 2, इसकी 3 डायमेंशन है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो फूड है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, सबके लिए फूड जो है अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर वो विद इन अ कंट्री प्रोडक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट है वो प्रीवियस स्टॉक को स्टोर करके रखती है, और चाहे जो भी गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे वो गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन पीपल के लिए फूड सिक्योर करने के लिए लाती है। अब दूसरा आता है एक्सेसिबिलिटी। हर इंसान के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हों, चाहे वो अबव पॉवर्टी के अंदर आते हों। नेक्स्ट आता है अफोर्डेबिलिटी। एवरी वन हैव अफोर्डेबिलिटी टू परचेज अ हेल्दी फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, जिनके पास पैसा नहीं होता है वो परचेस नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आता है वाई फूड सिक्योरिटी। ओके, क्यों? क्योंकि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं वो तो बट ऑब्वियस सफ़र ही करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड, बट जो अबव पॉवर्टी लाइन में आते हैं वो भी समटाइम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो वो कौन कौन से सिचुएशन होते हैं, चलो समझते हैं। अगर हम नेशनल डिजास्टर की अगर बात करते हैं तो नेशनल डिजास्टर में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पर वो लोग फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आता है तो जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनके लिए तो फूड जो है इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। दूसरा आता है फ्लड में फंसे हुए लोग। तीसरा आता है ड्रॉट। एक गांव है या एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, तो ऐसे जगह पे जो है फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट फूड सिक्योर करती है। नेक्स्ट आता है फैमिना। फैमिना का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे से बूढ़े, अगर उनको प्रॉपर खाना बहुत टाइम तक नहीं मिल पाता है तो ड्यू टू मल न्यूट्रिशन उनकी डेथ हो जाती है, उसे फैमिना कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा सुनामी के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आप सोचोगे कि हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग द कैलामिटी। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर सूखा पड़ गया है, ठीक है, तो सूखा पड़ जाने की वजह से अब प्रॉब्लम आएगी, ड्रॉट की प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रेन्स है वो प्रॉपर तरीके से उगते नहीं हैं ड्यू टू ड्रॉट। अब ग्रेन्स प्रॉपर तरीके से उगेंगे नहीं तो मार्केट में आएंगे नहीं, और मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। और इस सिचुएशन में वही इंसान सब्जी या कोई भी चीज़ खरीद सकता है जिसके पास पैसा है, बट जो दोज पीपल हु आर पुअर दे कैन नॉट एबल टू यू कैन से परचेज द वेजिटेबल्स और आइटम्स। एग्जाम्पल दिया है अभी रिसेंट की, अगर मैं बात करूं, एक मंथ पहले जो टमाटो की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लाइक 150 पर केजी हो गई। तो इस टाइम पे जो गरीब लोग थे वो परचेस नहीं करते, बट जो अमीर लोग थे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा फैमिना। अब फैमिना क्या होता है? वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स कॉज बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग ऑफ फ्रॉम स्टारवेशन। वो लोग जो बहुत टाइम तक खाना ना मिलने की वजह से, बॉडी में डेफिशिएंसी होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ क्यों होती है? ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन को कहा जाता है हिंदी में भूखमरी, तो उस सिचुएशन को फैमिना कहा जाता है। तो बेसिकली नेशनल डिजास्टर जब आता है तो लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो फैमिना की सिचुएशन को फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें खाना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है और उनका पेट नहीं भरता है। और अगर बहुत टाइम तक सेम खाना और बिना न्यूट्रिशन का फूड मिलता है तो उनके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या डिसीजेस, मल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अब फैमिना जो सबसे पहले आया था वो 1943 में आया था बंगाल में, और वहाँ पर स्टूडेंट्स 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। यू कैन इमेजिन कितनी वर्स्ट सिचुएशन रही होगी और कितने ज़्यादा लोग मरे होंगे। बट थैंक्स टू गॉड इंडिया में अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है।
कि लोगों की मृत्यु हो सके या फूड इनसिक्योरिटी आ सके। अब अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं? सबसे पहले लैंडलेस पीपल, जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन नहीं है, वो रेंटेड लैंड को एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, तो ये लोग मोस्टली जो है फेस करते हैं फूड इनसिक्योरिटी के। ट्रेडिशनल आर्टिशन, वो लोग जिनके पास एक कला है, वो कला के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो गणपति के टाइम पे जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्तिकारक होते हैं, उनकी डिमांड हाई हो जाती है। जैसे ही गणपति गई, उनकी डिमांड फिर से लो हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर उनकी डिमांड हाई होती है, लेकिन जैसे दुर्गा पूजा आता है फिर से हाई हो जाती है। रेस्ट ऑफ द ईयर वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। सो उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो खुद का काम करते हैं, वो भी फूड इनसिक्योर कैटेगरी में आते हैं। बेगर्स आते हैं फूड इनसिक्योरिटी की कैटेगरी में। ओके, देन SC ST OBC, मदर एंड किड्स, माइग्रेट पीपल, जो एक जगह से दूसरी जगह वर्क प्लेस के लिए माइग्रेट हुए हैं, ऐसे लोग भी प्रॉब्लम फेस करते हैं फूड इनसिक्योरिटी की। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्टेट है जो फूड इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम को फेस करता है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा माइग्रेट होते हैं टू सर्च अ मनी और टू अर्न अ मनी। अब बेसिकली हंगर क्या है? हंगर इंडिकेट फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि लोगों को प्रॉपर खाना ना मिलना इनसिक्योरिटी को फुलफिल करता है। ये दो टाइप का होता है, पहला होता है क्रॉनिक, दूसरा होता है सीजनल। क्रॉनिक वो होता है कि लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम तक एक यू कैन से विदाउट न्यूट्रिशंस और विदाउट जो है हेल्दी फूड उन्हें लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है, और इस सिचुएशन को क्रॉनिक हंगर कहा जाता है, और ये जनरली रूरल एरिया में ही फाउंड किया जाता है। और सीजनल की बात करें तो ये रूरल एरिया में तो मिलता है, बट अर्बन एरियाज़ में भी पाया जाता है। स्पेशली वो, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे वेडिंग प्लानर, ये लोग अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो वेडिंग सीजन होता है तो इनके पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन जैसे वेडिंग सीजन गया तो इनके पास काम खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं सीजनल हंगर। यहाँ पे आपको डेटा देख सकते हो रूरल और अर्बन के बीच में क्रॉनिक में कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है 1983 से 1999 टू 200। अब अगर सीजनल की बात करो तो सीजनल में भी यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया जो है वो जब से इंडिपेंडेंट हुई है तब से उसका सबसे बड़ा एम ये है कि सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, जो भी फूड ग्रेन्स है वो हमारे ही देश में बनना चाहिए। तो ये सबसे पहला टारगेट है इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? वो टाइम जब गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है लाया, और सबसे पहले पंजाब ने उसे एक्टिव किया, और मतलब इसमें ये बताया जाता है कि एग्रीकल्चर को अच्छी तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा जो क्रॉपिंग हुई वो राइस और वीट की हुई। अगर हम बात करें तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक स्टिकर जारी किया वीट रिवॉल्यूशन 1968। और जब स्टार्टिंग में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो वीट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे था, लेकिन उसके बाद जो है राइस को भी इंपॉर्टेंट मिलना स्टार्ट हुई और वो भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करें तो वीट के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ज़्यादा क्रॉपिंग की जाती है। अगर राइस की बात करें तो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है। अब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया तब से हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में जो है राइस और वीट की क्रॉपिंग होना स्टार्ट हो गई। अगर 1960 से 2019 का डेटा देखें तो 1961 में 80 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ, और 2018 और 19 की अगर बात करें तो 285.2 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने मिला। अब फूड सिक्योरिटी सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम है। सबसे पहला सिस्टम है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको PDS कहा जाता है। अगर बफर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, उन किसानों से परचेस करती है विद द हेल्प ऑफ फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, और उन किसानों से परचेस करती है जिस स्टेट में राइस या वीट का या किसी भी ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और उसे स्टॉक करके रखती है और बाद में उसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, दो किसान हैं, ऐसे किसान से इंपोर्ट करती है जो स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और उनको बेचती है जहाँ पर प्रोडक्शन कम पाया जाता है, और जो डिसाइडेड प्राइस पे गवर्नमेंट परचेस करती है उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, और ये हर साल डिक्लेयर होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, अब ये किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब स्टॉक में होता है, तो ये उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है जो अफेक्टेड एरिया है, जैसे जहाँ पे फ्लड आया है, यहाँ पे जहाँ पे फूड की ज़रूरत है, उन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है।
अब सेकंड टर्म आता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको हम राशन शॉप भी कहते हैं। राशन शॉप में जो यू कैन से राशन शॉप को हम फेयर प्राइस शॉप भी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के कंपैरिजन में राशन शॉप में आपको कम दाम में अच्छा क्वालिटी का जो ग्रेन्स है वो अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से ही आपको मिलता है और ये जनरली विलेज सिटी में पाया जाता है। अब राशन शॉप में क्या क्या चीज़ें मिलती है, वीट, राइस, शुगर और कैरोसिन। ओके, अब जो प्राइस पे राशन शॉप प्रोवाइड कराती है ग्रेन्स उसे इशू प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेशनिंग। अब रेशनिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, जो उन्होंने फूड स्टोर करके रखा है उसे राशन शॉप्स में भेजती है ताकि वो पुअर पीपल को कम रेट में प्रोवाइड करा सके। अब अगर हम बात करें तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था तो आप देख सकते हो डेटा, गवर्नमेंट नोटिस किया कि जो पॉवर्टी लाइन था, पॉवर्टी रेशो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट को लगा कि कुछ तो करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 3 सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, तीसरा फूड फॉर वर्क। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर करंट स्टेटस की बात करें तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था यहाँ पे, है ना। सॉरी, पहले टाइम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सबको अवेलेबिलिटी होता था, हर इंसान को राइट था कि वो एक मिनिमम अमाउंट में जो है गवर्नमेंट राशन शॉप से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है 2.34 kg फॉर राइस एंड 2.89 पर kg फॉर वीट। आफ्टर 1992 रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इंट्रोड्यूस और उन्होंने 17 ब्लॉक्स को टारगेट किया जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज ऑफ पीपल है या जो पुअर पीपल है उन्हीं को ही फूड ग्रेन्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। 1997 में टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पे इन्होंने अलग पॉलिसी लाई, डिफ्रेंशिएशन प्राइस पॉलिसी, जहाँ पे पुअर और नॉन पुअर में डिफ्रेंशिएशन किया गया। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो अबव पॉवर्टी लाइन है उन्हीं को ही इसका लाभ मिलेगा। जिसका टारगेट था जितने भी गरीब लोग हैं इन ऑल द एरिया उन्हीं को ये जो है मिलेगा। 2000 में आया अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। अगर अंत्योदय अन्न योजना की हम बात करें तो इन्होंने 1 करोड़ पीपल लोगों को टारगेट किया और बाद में ये जो संख्या है वो आगे भी बढ़ती गई। अन्नपूर्णा योजना में इन्होंने जो ओल्ड एज पीपल थे उनको टारगेट किया, इंटीजेंट, सीनियर सिटीजन, यानी कि वो लोग जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अब काम नहीं कर सकते उनको ही गवर्नमेंट क्या करेगी, राशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्रिटिसिज्म भी आए। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो था कि जो गवर्नमेंट स्टॉक अपने पास रखती थी वो जो लोगों को रिक्वायरमेंट होता उनको मिलता ही नहीं था प्रॉपर तरीके से, उसको वहीं पे पड़े रह जाता था और गरीब के गरीब बेचारे रह रहे थे। स्पेशली बुरा उस टाइम पे लगता है कि जब बारिश के टाइम पे गोनी पूरा अनाज बर्बाद हो जाता है, गवर्नमेंट फेंक देती है उसे, लेकिन वो गरीब लोगों तक पहुँचता नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमम बफर नॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपने कैपेसिटी से ज़्यादा जो है फार्मर्स से एडवांस में परचेस करके रखती है ताकि फ्यूचर में जो अगर उसका इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उसे फुलफिल करा सके। आपको एक फर्स्ट ग्राफ दिख रहा है, फर्स्ट ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये गवर्नमेंट जो है क्वार्टरली बेसिस पे परचेस करती है। जैन में आपको अलग दिख रहा है, अप्रैल में अलग दिख रहा है, जुलाई में अलग दिख रहा है और अक्टूबर में अलग दिख रहा है। और जो यहाँ पर लाइन दिख रही है आपको, ये मिनिमम बफर नॉर्म्स, यानी कि इतना एटलीस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के स्टॉक में। पर गवर्नमेंट का स्टॉक दिख रहा है इतना, यानी कि गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा एडवांस परचेस करके यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, अगर हम बात करें तो ये देख रहे हो आप, जैन में 21.41 होना चाहिए बट 35.76 खरीद के रखा है गवर्नमेंट ने। अक्टूबर में 30 होना चाहिए लेकिन 54.25 परचेस करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्टॉक में परचेस किया है। अब गवर्नमेंट ये क्यों करती है, क्योंकि जो स्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं राइस या वीट का, वो गवर्नमेंट पर प्रेशर करते हैं ताकि वो इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ करे ताकि जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट मिल सके। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो फार्मर्स अलग तरह की क्रॉपिंग करते हैं जैसे बारले, ज्वार, बाजरा, वो लोग क्या करते हैं इन सारी क्रॉपिंग को छोड़कर राइस और वीट पे ही फोकस करते हैं ताकि उनको भी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके गवर्नमेंट से। अब राशन शॉप में अगर क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो जाती है। रियलिटी में अगर हम देखने जाएँ, जो अच्छे क्वालिटी का सामान गवर्नमेंट से लोग सामान लेके आते हैं वो अपने पास ही चुरा कर रख लेते हैं या बेच देते हैं अच्छे प्राइस में, और गरीबों को वो अनाज बेचते हैं जो एकदम ही थर्ड क्वालिटी का होता है।
और दिस इज़ हाउ वी सिक्योर द फूड फॉर द पीपल, और गवर्नमेंट सिक्योर करती है फूड को। ओके अब नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी। अब कोऑपरेटिव का क्या मूवमेंट है, यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक साथ आते हैं और वो फूड सिक्योर करने के लिए हेल्पफुल करते हैं। आज के टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्पेशली इन साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे 94% जो अचीवमेंट है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स का है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे इंडिया का अच्छा ब्रांड मदर डेयरी या अमूल, ये सब कोऑपरेटिव जो है मूवमेंट या कोऑपरेटिव मूवमेंट के हैं, कोऑपरेटिव यू कैन से थिंग्स है जो क्या करते हैं, फूड सिक्योर करते हैं अच्छे रेट में, अच्छे फेयर प्राइस में, ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एरिया। अब ये क्या करता है, ये एक तरीके का एनजीओ है जो ट्रेंड और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करता है फॉर फूड सिक्योरिटी। ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से इन्वॉल्वमेंट करके जो गरीब लोग हैं उन तक क्या करते हैं, फूड को पहुंचाते हैं, यानी कि फूड सिक्योरिटी करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मैंने पूरे तरीके से कवर करने के लिए कवर किया है आपका पोर्शन। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।